दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट वर्ड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th हिंदी का जो 4th चैप्टर है आत्मकथ्य, जो जयशंकर प्रसाद जी ने के द्वारा लिखी एक कविता है, उसका पूरी कविता का हम एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको जो पूरी कविता है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो कविता है आत्मकथ्य, ये क्यों लिखी गई थी। ठीक है, इसको लिखने के क्या कारण थे। तो दरअसल हुआ ये था कि जयशंकर प्रसाद जी के टाइम में एक पत्रिका छपती थी, हंस। ठीक है, जिसका संपादन जो है प्रेमचंद्र जी करते थे। संपादन क्या होता है कि कोई भी कविता हो गई, लेख हो गया या कोई बुक हो गई, ठीक है, उसको सही ढंग से व्यवस्थित करना। ठीक है, उसमें जो गलतियाँ हैं उसको सुधारना, और उसके बाद जो है उसे इस तरीके से बना देना कि वो जो है पब्लिश हो सके। ठीक है, यानी वो प्रकाशित हो सके और लोगों द्वारा पढ़ी जा सके। ठीक है, तो वो जो संपादन था प्रेमचंद्र जी करते थे। तो जो पत्रिका निकल रही थी हंस, उसमें एक स्पेशल कॉलम आया था आत्मकथा का, जिसमें ये तय हुआ था कि सभी लोग जो हैं, जितने फेमस लोग थे उस टाइम, वो सभी जो हैं उसमें अपनी आत्मकथा लिखेंगे। आत्मकथा क्या होती है? अपने जीवन में जो भी हुआ है, ठीक है, आपके अतीत में जो भी हुआ है वही, ठीक है, वही लिखना कविता के रूप में या लेख के रूप में। ठीक है, तो वही आत्मकथा थी। तो जब ये स्पेशल कॉलम आने वाला था आत्मकथा का, तो जयशंकर प्रसाद जी के जो मित्र थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप भी जो है अपनी आत्मकथा लिखिए। ठीक है, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी थे इससे सहमत नहीं थे, और वो बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ थे, और अपनी असहमति बताने के लिए उन्होंने एक कविता लिखी है, ये वाली कविता आत्मकथ्य। क्योंकि इस कविता में उन्होंने ये बताया है कि मैं अपनी आत्मकथा जो है क्यों नहीं लिखना चाहता, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से मेरे को अपनी आत्मकथा लिखने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो यही हम इस कविता में पढ़ेंगे, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। ठीक है, हम 4-4 पद लेके जो है ये पूरी कविता को समझ लेंगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इन चारों लाइंस का अर्थ क्या है कि जो कवि है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी, वो क्या कहते हैं? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तो कवि जो है अपने मन की तुलना, उनका जो हृदय है, उनका जो दिल है, अब उनका जो मन है, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? भौरे से। मधुप यानी भौरा। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं कि भौरा जो है गुनगुनाकर अपनी कहानी कह जा रहा है। ठीक है, वह पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, कवि जो है समझ में नहीं आ रही है कवि को उसकी बात। ठीक है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। फिर कवि क्या कहते हैं कि उनके पास जो पत्तियां हैं वो मुरझा कर गिर रही हैं। ठीक है, और ये कल कितनी घनी थी, और आज इनको हाल देखो तो ये पूरी मुरझा गई हैं। तो कवि इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो अब समाप्ति की ओर है। ठीक है, और उनके जो जीवन की पत्तियां हैं वो गिर रही हैं। ठीक है, कल घनी थी लेकिन आज जो है वो जीवन की उनकी पत्तियां गिर गिर रही हैं। ठीक है, तो कवि जो है इसी वजह से अपने जीवन के बारे में नहीं बताना चाहते, अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। ठीक है, तो फर्स्ट 2 लाइन्स का क्या अर्थ है कि पहले तो कवि कहते हैं कि उनका जो हृदय है वो भौरे की तरह है। ठीक है, गुनगुनाकर जो है अपनी कहानी कह जाता है, और उनके जो जीवन है गिरती हुई पत्तियों की तरह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है वो अपनी कविता, आत्मकथा जो है कविता के रूप में नहीं लिखना चाहते। ठीक है, इस गंभर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इन दोनों लाइन्स का क्या अर्थ है? अनंत नीलिमा, नीलिमा क्या है? नीला आकाश, और अनंत यानी कि जिसका कोई छोर ना हो। तो नीला आसमान जिसका कोई अंतिम छोर नहीं है, जिसका अंतिम किनारा नहीं है, जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। तो कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो नीला आकाश है जो अनंत तक फैला है,
ठीक है, इसका अंतिम किनारा जो है उस तक पहुंचना असंभव है। ठीक है, इसमें असंख्य अनगिनत लोग जो है अपने जीवन का इतिहास बता रहे हैं, अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। ठीक है, जिसको पढ़ के कवि को ऐसा लगता है कि मानो वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो आत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक बनाना चाहते हैं, और लोग जो है उनकी आत्मकथा पढ़ के उन पर हंस रहे हैं। तो ये भी कारण है जिसके लिए जो कवि हैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। ठीक है, व्यंग मलिन उपहास, अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी कि ये जो दुनिया है, ठीक है, ये जो नीला आकाश है, इसमें अनंत तक फैला हुआ है, इसमें असंख्य लोगों ने जो है अपना इतिहास लिखा है जीवन का, और कवि को ऐसा लगता है कि लोग जब उनके आत्मकथा को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, लोग उनकी आत्मकथा पढ़ के उन पर हंसते हैं, इसीलिए जो कवि हैं वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। ठीक है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन लाइन्स का क्या अर्थ है? कवि कहते हैं अपने मित्रों से, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो कवि जो है अपने मित्रों से सवाल करते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि तुम भी यही चाहते हो कि मैं जो अपनी कमज़ोर जो मेरी जीवन है, ठीक है, मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जो आत्मकथा में लिखने लायक है, तो अपने जीवन की जो मेरी कमज़ोरी थी, जो मेरे दुख थे, वो मैं दुनिया को बताऊं। कवि जो है अपने मित्रों से ऐसा पूछते हैं कि तुम भी ऐसा चाहते हो कि मैं जो अपने जीवन के दुख थे वो इस पूरी दुनिया को बताऊं, ताकि वो भी जो है उसे पढ़ के मेरा मजाक उड़ाए। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, तुम सब जो हो मेरी आत्मकथा सुनकर हंसोगे, ठीक है, सुख मिलेगा तुम्हें, देखोगे यह गागर रीति, जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा जीवन जो है खाली गागर की तरह है। ठीक है, खाली गागर है, उसमें कोई भी सुख नहीं है, तो तुम्हें भी जो है मेरा उपहास करने का मन करेगा। ठीक है, यानी मेरा मजाक उड़ाने का मन करेगा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। फिर कवि क्या कहते हैं कि तुमने जो है मुझसे आत्मकथा लिखने का जो है आग्रह किया है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़ के और मेरे जीवन की खाली गगरी को देख के, यानी कि मेरा सूना जीवन देखकर कहीं ऐसा न हो कि तुम भी जो हो खुद को मेरे दुखों का कारण समझ जाओ। ठीक है, और ये सोचने लग जाओ कि मेरा जो जीवन है वो खाली जो है तुमने किया है। ठीक है, यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो खाली गागर की तरह है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं आत्मकथा में लिख सकूं। ठीक है, मैं अपने जीवन की जो दुर्बलता है वो लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता, और कहीं ऐसा न हो कि तुम जो हो मेरी आत्मकथा पढ़ने के बाद जो मेरा खाली जीवन है, ठीक है, उसके बारे में जानने के बाद तुम ये समझने लगो कि तुमने ही जो है मेरे जीवन का जो गागर है, मेरे जीवन की जो खाली गागर है, उसको तुमने ही खाली किया है। ठीक है, तो कवि अपने मित्रों से ये सवाल करते हैं कि तुम मेरी आत्मकथा पढ़ने के बाद तुम भी मेरा उपहास उड़ाओगे, ठीक है, और ये सोचोगे कि जो मेरे जीवन की गागर है खाली है, यानी कि मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये सोचो कि तुमने ही जो है, तुम्हारी वजह से ही जो है मुझे इतने दुख हुए हैं। ठीक है, और जो मेरा जीवन भरा हुआ था, मेरे जीवन की गागर भरी हुई थी, वो तुम्हारी वजह से खाली हुई है। ठीक है, तो इस कारण से भी जो है कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। इन लाइन्स का क्या अर्थ है कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेरा जो स्वभाव है बहुत ही सरल है, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि क्या कहते हैं कि ये मेरी विडंबना है, मेरी डेस्टिनी है कि जो मेरा स्वभाव है बहुत ही सरल है। ठीक है, मेरा जो जीवन है वो बहुत साधारण है। ठीक है,
और तुम मेरे इस जीवन के बारे में सुन के मेरी हंसी उड़ाओगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़माने ने धोखा दिया है, ठीक है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। परंतु इसके बाद भी जो है कवि क्या कहते हैं कि मुझे अपने स्वभाव से कोई भी शिकायत नहीं है, और वो अपनी आत्मकथा में जो है अपने स्वभाव का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ठीक है। तो ये भी कारण है कि जिसकी वजह से कवि जो है आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उनका जो जीवन है बहुत ही सरल है, और वो नहीं चाहते कि वो अपनी आत्मकथा में अपने सरल जीवन के बारे में लिखें, ठीक है। क्योंकि कवि को जो है अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब आत्मकथा को लोग पढ़ेंगे तो वो उनके सरल जीवन को देखकर हो सकता है वो कवि का मजाक उड़ाएं, ठीक है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। इनका क्या व्याख्या होगी इन दोनों लाइंस की, कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो जो चांदनी रातें थी, वो जो हसीन पल थे, ठीक है, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, अपनी प्रेमिका के साथ हंसकर जो उन्होंने मीठी मीठी बातें की थी, ठीक है, वो उनकी निजी अनुभव थे, ठीक है, पर्सनल बातें थी। वो ये अनुभव जो है किसी और को बताना नहीं चाहते। तो कवि इसीलिए भी जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उनकी जो प्रेमिका थी उनके साथ जो उन्होंने पल बिताए थे, ठीक है, तो चांदनी रात बिताई थी, जो हसीन पल थे उनके साथ, ठीक है, वो भी जो है लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि यही जो पल हैं उनके जीवन की असली पूंजी है, और ये जो पल हैं उनका पर्सनल है, ठीक है, और इस पर सिर्फ उनका अधिकार है, और वो ये नहीं चाहते कि अपनी आत्मकथा लिखकर इन बातों को जो है वो सभी के सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि कवि जो है नहीं चाहते कि अपनी आत्मकथा लिखे, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग जो हैं उनकी आत्मकथा सुनने के बाद उसका मजाक उड़ाएंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि उनका जो जीवन है बहुत ही साधारण था, ठीक है। तो कवि ये भी कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत सरल है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मेरी आत्मकथा पढ़ेंगे हो सकता है वो मेरी जीवन का मजाक उड़ाएं। और कवि जो है फिर अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं कि उनके साथ हमने हसीन पल जो है बिताए थे, और जो मीठी मीठी बातें करी थी वो उनका पर्सनल अनुभव है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वो जो एक्सपीरियंस है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था उनकी प्रेमिका के साथ, यही कवि के जीवन की असली पूंजी है, और इस पे सिर्फ उनका ही अधिकार है, ठीक है। आगे की लाइंस क्या है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। इन लाइंस की क्या व्याख्या होगी, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी कि इन जो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि जीवन भर कवि जो है जिन सुखों की कल्पना कर रहे थे, ठीक है, वो क्या था, एक सपने की तरह था, ठीक है, जो कवि का सपना पूरा नहीं हुआ। तो जीवन भर जो कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ जो पल बिताए थे, ठीक है, वो एक ऐसा सुख था जो एक सपने की तरह था, ठीक है, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो एक सपना था जिसमें जो सुख था उसे उसकी जो प्राप्ति है कवि को अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, ठीक है। तो कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर उन सुखों को अपनाना चाहा, उन सुखों को गला लगाना चाहा, तब जो है उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। यानी कि इन लाइन से हमें क्या पता चलता है कि कवि का जो प्यार था वो पूरा नहीं हो सका, ठीक है। तो कवि जब भी बाहाँ फैलाकर जो है अपने सुखों को गले लगाना चाहते थे, ठीक है, तब जो उनकी प्रेमिका थी मुस्कुराकर भाग गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कपोल क्या होते हैं, गाल। तो कवि कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका थी उनके लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा की जो लालिमा थी वो भी उन्हीं से उधार में ली जाती थी। उषा क्या है, तो जब सूरज उगने वाला होता है, आप देखते होंगे कि जब सूरज उगने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले आसमान में जो है जहाँ सूरज उगता है वहाँ लाल लाल हो जाता है, ठीक है, लालिमा छा जाती है। तो वही जो लालिमा है, कवि कहते हैं कि सूरज जो है वो लालिमा उनकी प्रेमिका से लेती थी, उनके प्रेमिका के जो लाल लाल गाल थे उसी से सूरज अपनी लालिमा उधार मांगती थी, ठीक है। तो यानी इन दोनों लाइंस में जो है कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता के बारे में बताते हैं कि उनकी जो प्रेमिका के
लाल लाल गाल थे, इतने सुंदर थे कि सूरज भी जो है अपनी लालिमा उन्हीं से उधार मांगती थी। ठीक है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। ये बहुत ही महान जो लाइन्स है कवि ने लिखी है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने। इन लाइन्स से जो है उनकी महानता का पता चल रहा है कि कितने महान थे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें वो कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि जो है अपनी प्रेमिका के साथ जो हसीन पल बिताए गए थे, ठीक है, उसे याद करके जो है आज इस अकेले संसार में जीवन जी रहे हैं। ठीक है, और वो उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। ठीक है, तो कवि लोगों से क्या कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर तो मेरी यादों को फिर से क्यों ताज़ा करना चाहते हो। ठीक है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। ठीक है, तो इन दोनों लाइन्स में कवि यही कहते हैं कि जो उनकी प्रेमिका के साथ बिताए गए हसीन पल थे, हसीन जो लम्हे थे, ठीक है, वही कवि के लिए इस संसार में अपना जीवन जीने के लिए एकमात्र सहारा है। तो कवि कहते हैं लोगों से कि क्यों तुम जो पुरानी बातें हैं, जो हसीन पल थे, उसे उधेड़ कर देखना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि वही जो है मेरे जीवन का सहारा है। ठीक है, और वो जो पुरानी बातें हैं वो मैं किसी और को बताना नहीं चाहता। ठीक है, और कवि क्या कहते हैं कि तुम जो है मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से ताज़ा क्यों करना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। ये दोनों लाइन्स देख लीजिए, बहुत प्यारी लाइन्स लिखी है कवि ने। कवि क्या कहते हैं कि उनका जो छोटा सा जीवन है, उनका जो सादा जीवन है, ठीक है, सरल जीवन है, उसके बारे में वो क्या बड़ी बड़ी कथाएं लिखे। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि कवि जो है इतने सादा जीवन जीते थे। ठीक है, और अपनी जो है प्रशंसा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अपनी। इससे क्या पता चल रहा है कि कवि जो है कितने महान थे, जयशंकर प्रसाद जी। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है बहुत ही सादा है, ठीक है, सादगी भरा है, और वो जो अपनी तुलना है किससे करते हैं, साधारण मनुष्य से। और उनके अनुसार जीवन जो है उन्होंने अब सादगी में जिया है। उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा महान काम नहीं किया जिसके बारे में वो अपनी आत्मकथा में लिख सके। ठीक है, तो इन लाइन से क्या पता चल रहा है कि कवि जो है अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, और अपनी आत्मकथा लिखकर अपने सादा जीवन को जो है बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहते थे। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि क्या कहते हैं कि इससे अच्छा कि मैं जो लोग अपनी गाथाएं लिख रहे हैं, लोग जो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, उनको सुनते रहूं, पढ़ते रहूं और शांत रहूं। ठीक है, इन चारों लाइन से भी यही पता चल रहा है कि कवि जो है अपनी प्रेमिका को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, उनके साथ जो बिताए गए पल थे वही जो है कवि के जीवन जीने के लिए सहारा थे। तो कवि लोगों से यही पूछते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा में अगर उन पलों का जिक्र करता हूँ तो आप सब जो हैं मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे यादों को फिर से ताज़ा क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कवि कहते हैं कि मेरा जो जीवन है बहुत ही साधारण है और सरल है। ठीक है, और मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई महान काम नहीं किया जिसके बारे में मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। ठीक है, यानी कि कवि जो है ऐसा नहीं करना चाहते कि अपना जो साधारण जीवन है उसे आत्मकथा में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहते। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहते हैं कि इससे अच्छा कि मैं मौन रहकर, ठीक है, दूसरों की जो आत्मकथाएं, दूसरों की जो गाथाएं हैं वो सुनता और पढ़ता रहूं। ठीक है, लास्ट दो लाइन्स है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिर कवि क्या कहते हैं अपने मित्रों से कि तुम मेरी साधारण सी आत्मकथा जो है उसे सुनकर क्यों मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। ठीक है, और मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और तुम मेरा क्या भला कर सकते हो। ठीक है, तो कवि अपने मित्रों से पूछते हैं और क्या कहते हैं कि मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे जो है लोग उसे पढ़ना चाहें। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को मनोरंजक लगे। ठीक है, जो लोगों को प्रेरणा दे, क्योंकि मेरा जीवन साधारण जीवन है। ठीक है, उसके बाद कवि क्या कहते हैं कि मेरे जीवन के जो सारे दुख हैं वो शांत हो गए हैं। अब मेरे में इच्छा नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है
कि मैं वापस उसके बारे में लिख कर अपने पुराने जो दुख हैं उसको याद करूं। मौन व्यथा यानी कि जो दुख हैं जो शांत हो गए हैं, यानी कि जो कवि के जीवन के जो दुख हैं वो बीत गए हैं, शांत हो गए हैं, ठीक है, कवि उनको भूल चुके हैं। तो कवि नहीं चाहते कि अपनी आत्मकथा लिखकर उन दुखों के बारे में सबको बताएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ ये जो वीडियो है शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।